हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा हम लोग यूपी आर ओ 2023 और यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए हम लोग टॉपर्स कॉपी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री की लगभग 7-8 क्लास 6 से 7 क्लासेस हो चुकी हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। जो भी ये क्लासेस हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता देखी हमने या पाषाण सभ्यता देखी या ऋग वैदिक में उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक सभ्यता को देखी, बेहद ही इजी और बेहद ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको समझा जा रहा है। अगर आप लोग इस कॉपी को या इस टॉपर्स नोट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जैसा कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों की कोशिश लगातार अगर ये रही समझने की, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके आर ओ और यूपी पीसीएस दोनों ही एग्ज़ाम में बेहद ही हेल्पफुल होगा, और मेंस में भी ये हेल्पफुल रहेंगे। दोनों के मेंस एग्ज़ाम में भी ये हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हमारा टॉपिक रहेगा महाजनपद काल या बुद्ध काल या 600 बीसी का काल, यानी 600 बीसी पीरियड कह दीजिए, या जिस समय बुद्ध काल का उदय होता है बौद्ध धर्म का, उसकी बात कर लीजिए, या महाजनपद काल को कह सकते हैं। ये तीनों ही काल लगभग समानांतर रूप से चल रहे थे। लगभग समानांतर का मतलब हो गया 150 साल का अगर गैप हो सकता है, अदरवाइज सब एक साथ ही पैदा हो रहे थे ये काल। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं इन नोट्स की, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ ऑलरेडी लेक्चर 6 तक, लेक्चर 1 to 6 तक पीडीएफ दे दी गई है, और आज ये लेक्चर 7 है, जो कि 2-4 दिन में इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी आपके सजेशन होंगे वो वाकई उस पर हम लोग काम करते हैं। सुझाव आपके बहुत वैल्यूएबल होते हैं, हम उस पर सही डायरेक्शन में चलते हैं। तो देखिए, महाजनपद काल की हम बात कर रहे थे। जिस तरीके से हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा दोस्तों, और हड़प्पा सभ्यता ने भी कहीं ना कहीं अपने जो तत्व थे वो पाषाण काल से प्राप्त किए, क्योंकि कोई भी एक सभ्यता अपने जो विचार होते हैं, अपनी जो सामाजिक व्यवस्था होती है, राजनीतिक संरचना होती है, आर्थिक समाज होता है, धार्मिक संस्कृति मान्यताएं होती हैं, उनको अपनी पूर्वजों से प्राप्त करती है, अर्थात अपनी पहले की संस्कृति से प्राप्त करती है। तो हमने हड़प्पा संस्कृति के लिए पाषाण का सहारा लिया, फिर हमने ऋग्वैदिक पीरियड को पढ़ने की प्रयास किया, और उसके लिए हमने हड़प्पा से कंपैरिजन किया। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों को आपस में हमने कंपैरिजन किया। और अब हम पढ़ेंगे जब महाजनपद काल, तो महाजनपद काल में भी ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक पीरियड को एक शॉर्ट में, इन शॉर्ट समझेंगे, जबकि हमने इसे कल 2 क्लासेस में कंप्लीट किया और बहुत डिटेल से समझा है। लेकिन यहाँ पर बस हम इन शॉर्ट समझेंगे, और फिर देखेंगे कि किन परिस्थितियों में उत्तर वैदिक काल की जो कमियाँ थीं, जो महिमा मंडन किया जा रहा था या जो कर्मकांड किया जा रहा था, उससे निकलते हुए महाजनपद काल का विकास हो रहा है और बौद्ध धर्म का विकास हो रहा है। एक सामाजिक समरसता का भाव पैदा किया जा रहा है, व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता पर बल दिया जाएगा। तो हम ये सारी चीज़ देखेंगे। तो पहले हम समझते हैं उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल में क्या स्थितियां थीं। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था दोस्तों? पशुचारण परंपरा प्रमुख थी, यानी कि कृषि यहाँ का मुख्य पेशा नहीं था। कृषि केवल जीवन निर्वाह के लिए संबंधित थी। अधिशेष कृषि यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। कबीलाई व्यवस्था थी, और कबीलाई व्यवस्था में जो सरदार होता था वो राजतंत्रात्मक तो होता था, लेकिन उसके ऊपर सभा समिति विदत जैसी समितियों का नियंत्रण रहता था, जिससे राजा निरंकुश नहीं था। वहीं निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, जीवन पद्धति का केवल निर्वाह किया जाता था, और जन यहाँ पर सर्वोच्च इकाई थी। अब ध्यान दीजिएगा कि जो इकाई ग्राम से शुरू होके, या यूँ कहें कि कुल जो परिवार है वहाँ से शुरू होके जन तक पहुँचती है, वो सर्वोच्च इकाई थी। और इसमें परिवर्तन हमें उत्तर वैदिक समाज में देखने को मिलता है, जिसमें पशुचारण से बढ़कर कृषि यहाँ का मुख्य पेशा हो गया। कृषि क्या हो गया? कृषि मुख्य पेशा हो गया, पशुचारण सेकंड नंबर पे हो गया। लेकिन इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा, जिस तरीके से हमने स्थायी निवास की पद्धति हम लोगों ने नवपाषाण काल में देखी थी, उसी तरीके से जब कृषि यहाँ का मुख्य पेशा हो जाता है, तो जिस क्षेत्र पर कोई व्यक्ति अपना श्रम लगा के कृषि करता है, भोजन का पैदावार करता है, तो उस क्षेत्र पे अपने अधिकार की अवधारणा लेकर आता है। कहने का मतलब, भूमि स्वामित्व अवधारणा का विकास होता है उत्तर वैदिक काल में। आज जो हम ज़मीन का झगड़ा करते हैं, या यूँ कहें कि ज़मीन हमारे हिस्से की होनी चाहिए, मैं इसमें खेती करता हूँ, मैं इसमें अपना श्रम लगाता हूँ, अपनी मेहनत लगाता हूँ, तो ये जो ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर मैं काम करता हूँ वो मेरा होगा। लेकिन आज ये जो हम मेरा तेरा करते हैं दोस्तों, इसका जो जन्म हुआ था ये उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिल गया, कि भूमि स्वामित्व अवधारणा का विकास हो जाता है।
और साथ ही इस युग में लोहे का प्रयोग शुरू होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ, उत्तर वैदिक काल में लोहे जैसी धातु का प्रयोग करना शुरू किया गया। इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या हड़प्पावासी लोहे जैसी धातु से परिचित थे, तो हम कहेंगे नहीं। लोहे का तो सबसे पहले विकास उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और यहाँ जन से बढ़ते हुए जनपद जो है कि इकाई का निर्माण होने लगता है, और यहाँ पर कई सारे जो जनपद आपस में मिलते चलते हैं, और यही सारे जनपद आपस में मिलकर महाजनपद का काल लेकर आएंगे, यानी महाजनपद जैसे विचारों का उद्भव करेंगे। महाजनपद युग का विकास यहाँ से देखने को मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में जब सभा, समिति, विदत जैसी समितियां समाप्त हो गईं, तो राजा की शक्तियां बढ़ गईं और राजा एक तरीके से निरंकुश शक्तिशाली हो गया। कैसा हो गया? निरंकुश शक्तिशाली हो गया। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इन्हीं परिप्रेक्ष्य में हम महाजनपद काल का अध्ययन करेंगे। तो पहली बात आती है कि महाजनपद काल का ड्यूरेशन क्या होगा, तो 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान मगध साम्राज्य का उदय होगा। ये वही मगध साम्राज्य होगा जो हमारे लिए गौरवान्वित होने का विषय है, जिसमें मौर्य जैसे राजाओं ने शासन किया, हर्यक वंश के जैसे प्रतापी राजाओं ने शासन किया। फिर उसके बाद हम मौर्योत्तर युग को देखेंगे, तो हम आगे की चर्चा अभी नहीं करेंगे। अभी बस समझेंगे कि महाजनपद काल में 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक की परिस्थितियों को समझेंगे। लेकिन अगर हम कहें इसमें भी एक शॉर्ट में भूमिका देखना चाहें, तो महाजनपद काल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोहे की क्रांतिकारी भूमिका। और ये जो लोहे का प्रयोग किया गया, इसकी क्रांतिकारी भूमिका में हम सामाजिक परिवर्तन देखेंगे, आर्थिक परिवर्तन देखेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में जो चेंजेस होंगे, जो परिवर्तन होंगे, हम उसका अध्ययन भी करेंगे। और लोहे की क्रांतिकारी भूमिका में किस प्रकार से कृषि का अधिशेष बढ़ने लगा, मतलब जो कृषि उत्तर वैदिक काल में मुख्य पेशा तो थी और अधिशेष भी था यहाँ पे, लेकिन उतना अधिक नहीं था जितना महाजनपद काल में हुआ। कैसे हुआ दोस्तों? क्योंकि लोहे के प्रयोग के पहले सामान्यतः लकड़ी वगैरह से हल बनाए जाते थे और उनकी खेती की जाती थी, या पत्थरों से। लेकिन जो मिट्टी काटने की क्षमता लोहे के बने हथियारों में थी, वो लकड़ी और पत्थर के बने हथियारों में नहीं थी, जिससे अधिक गहराई तक बीज न पहुंचने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाते थे बीज, और पैदावार कम रहती थी, सामान्यतः सीमित रहती थी। लेकिन जब लोहे की भूमि का विकास हुआ और लोहे से हथियार बनाए जाने लगे, प्रक्षेपास्त्र बनाए जाने लगे, हलों का विकास किया गया, तो ज़मीन में गहरी खेती की गई, और गहरी ज़मीन या गहराई तक खोदने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता का पूरा पूरा प्रयोग बीजों के द्वारा किया गया, वृक्षों के द्वारा किया गया, पेड़ों के द्वारा किया गया, फसलों के द्वारा किया गया, जिससे उनका उत्पादन बढ़ने लगा। और शिल्प उद्योग का भी फिर विकास तेज़ी से बढ़ा। और यहीं पर जैसे जैसे शिल्प उद्योगों का विकास बढ़ा, शिल्पकार शक्तिशाली होते गए, क्योंकि उन्होंने पूरी व्यवस्था को संचालित करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए, पैसा ही एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे समाज को संचालित कर रहा है आज। उसी तरीके से शिल्पियों के पास पैसा होने लगा और शिल्प संगठनों की उन्होंने शुरुआत कर दी, अर्थात शिल्प संगठनों का निर्माण होने लगा, एक ग्रुप बनने लगा व्यापारियों का, और मुद्रा अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो गई। इससे पहले हम लोगों ने देखा बार्टर व्यापार। बार्टर व्यापार का मतलब होता है वस्तु विनिमय व्यापार, यानी गेहूं के बदले आप चावल ले लीजिए, चावल के बदले जौ ले लीजिए, जौ के बदले चावल ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए। इस तरीके के सामान की खरीद करते थे। लेकिन यहाँ से फिर हमें मुद्रा अर्थव्यवस्था की भी शुरुआत देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ साथ जो उत्तर वैदिक काल में जो कई सारे जनपद एक इकाई के रूप में बन रहे थे, अलग अलग जनपद, वो सारे जनपद आपस में मिलके महाजनपद बनाने लगे। और इस प्रकार 16 महाजनपदों का विकास हुआ। कितने महाजनपदों का विकास हुआ मेरे दोस्तों? तो 16 महाजनपदों का विकास हुआ। और यही 16 महाजनपद पूरे भारत पे अपना क्षेत्राधिकार रखते थे, पूरे भारत की शासन व्यवस्था संचालित करते थे अपने अपने क्षेत्रों में। इन्हीं को महाजनपद काल कहा जाता है, जो सामान्यतः 600 से लेके 300 बीसी तक चलते हैं। तो यही महाजनपद काल होते हैं। अब हम बात करेंगे एक पॉइंट की कि क्यों इतना जो है कि मैं लोहे की क्रांतिकारी भूमिका पर वर्णन कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ से क्या होता है, यूपीपीसीएस मेंस के आंसर राइटिंग में प्रश्न आते हैं, यूपीएससी के भी प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि उत्तर वैदिक काल में खोजी गई धातु लोहे का क्रांतिकारी भूमिका महाजनपद काल में देखने को मिलती है।
या मौर्य साम्राज्य या मगध साम्राज्य की एक विशाल सेना निर्मित होने के पीछे लोहे की क्या भूमिका थी? ऐसे प्रश्न बनते हैं। इवन कि आरओ के मेंस में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको लोहे की क्रांतिकारी भूमिका से संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो आप उसका उत्तर भी यहीं पर दे पाएंगे जब मैं आपको आगे की चीज़ों को समझाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं खुद ही। तो हमारा हेडिंग है लोहे की क्रांतिकारी भूमिका में। सबसे पहले हम इकोनॉमिक सेक्टर में देखेंगे। तो क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि हम लकड़ी या वनों को काट कर खेत के रूप में तब्दील करेंगे, या उन लकड़ियों का प्रयोग करके झोपड़ी बनाएंगे, या उन लकड़ियों के प्रयोग से आग जलाने की जो गतिविधियां होंगी उसको करेंगे। लेकिन प्रश्न आता है कि लकड़ी, आप लकड़ी से तो काट नहीं सकते, पत्थर से काट नहीं सकते थे, जो पाषाण युग में, हड़प्पा युग में या आपके ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था थी। तो लोहे के औजारों से, लोहे के हथियारों से, लोहे की आरी दराती जिसे हम कहते हैं, लौह उपकरण से वनों का कटाव शुरू हुआ। अब यहाँ पर आप क्रमिक तरीके से समझेंगे, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, कि कैसे परिवर्तन आ रहा था। जब वनों का कटाव हुआ तो कृषि क्षेत्र की जो भूमि थी उसका विस्तार होना शुरू हो गया, यानी जंगलों को काट दिया गया। क्योंकि आज हमारे भारत पे जंगल बहुत कम रह गए हैं, प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं वो बहुत कम हैं। लेकिन आज से 600 BC पूर्व, यानी कि हज़ारों साल पहले की अगर हम बात करेंगे, तो हमारे पृथ्वी पे बहुत सारा जंगल था। रहने के लिए स्थान बहुत कम थे, जंगल बहुत ज़्यादा था, पर्यावरण बहुत अच्छा था। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम थोड़े से जंगल को काट के इसकी ज़मीन को कृषि के रूप में प्रयोग कर लें। तो भाई जंगल को काटने के लिए लौह उपकरण बनाना शुरू हुआ जो लोहे से बना, और इसी तरह कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। और लोहे के जो हल बनते थे, लौह हल, उससे गहरी जुताई होने लगी, ज़मीन के ज़्यादा गहराई तक जुताई हुई, जिससे प्रोडक्शन बढ़ने लगा। और धान की रोपाई पद्धति का विकास भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे चावल का प्रोडक्शन बढ़ने लगा। और इसीलिए आप देख सकते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज़्यादातर चावल की खेती होती है। क्योंकि पहली बात, वो नदियों का क्षेत्र था, गंगा नदी का क्षेत्र वही था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा आज भी चावल के लिए बहुत प्रमुख माने जाते हैं। चावल के लिए चावल का कटोरा कटक माना जाता है एक तरीके से। पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक चावल की पैदावार होती है। तो कहीं ना कहीं यह जो लक्षण आज हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम अपने इतिहास में देख सकते हैं कि किस तरीके से महाजनपद काल में लोहे की विकास से धान की रुपाई हुई और चावल का प्रोडक्शन बढ़ा, और जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब आप कहेंगे सर, चावल के प्रोडक्शन से जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई? दोस्तों, कोरोना पीरियड को आप देख लीजिए। कोरोना पीरियड में जब हर व्यक्ति का रोजगार छूट गया, तो एक ही काम निकला, क्या कि बच्चों की जनसंख्या बढ़ गई। अच्छी खासी जनसंख्या बढ़ी है। जब परिवार घर में थे, संयुक्त रूप से थे या अपने परिवार के साथ थे, तो जनसंख्या बढ़ी। इसी तरीके से जब व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, या व्यक्ति जो है कि कुछ नहीं कर रहा है, उसको अब पेट पूजा करने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी है, तो चावल खा रहा है, रोटी खा रहा है, कृषि कर रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है और जनसंख्या बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब जनसंख्या अधिक हो रही है, तो सारी जनसंख्या कृषि का काम न करके, बल्कि कुछ लोग गैर कृषि कार्य या व्यापार में भी संलग्न हो गए, क्योंकि श्रम की उपलब्धता आसानी से हो सकी। क्योंकि जब जनसंख्या अधिक हो गई, तो कुछ जनसंख्या ने कृषि का व्यवसाय किया, कृषि का काम किया, और कुछ ने कहा कि आप लोग कृषि करिए और हम लोग क्या करेंगे, गैर कृषि कार्य करेंगे। इसीलिए यहाँ पे शिल्पियों, संगठनों, इनका निर्माण होना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा? और ये लोग जो संलग्न हुए कृषि से अलग हटके गैर कृषि कार्य या व्यापार में, तो यहीं से शिल्पियों का अत्यधिक विकास हुआ, जिससे श्रम विभाजन और विशेषीकरण बढ़ने लगा। अब श्रम विभाजन क्या होता है दोस्तों, या विशेषीकरण? कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर व्यापारी है तो केवल वो व्यापार का काम करेगा, कोई व्यक्ति अगर टीचर है तो वो टीचर का काम करेगा, कोई व्यक्ति अगर ब्यूरोक्रेट्स है तो ब्यूरोक्रेट्स का काम करेगा, कोई व्यक्ति अगर सेवा करता है तो वो सेवा करेगा, कोई व्यक्ति अगर पूजा पाठ करता है तो वो पूजा पाठ करेगा। तो इस तरीके से श्रमों का विभाजन हो गया, कार्य का विभाजन हो गया, और यही विशेषीकरण बढ़ने लगता है। और यहाँ से शिल्पियों के संगठन निर्माण होने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम श्रेणियाँ कहते हैं। और यही प्रश्न आपसे मेंस में पूछा जाता है कि श्रेणियाँ क्या होती हैं। तो शिल्पियों के संगठन को ही हम श्रेणियाँ कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा व्यापारी है, बुनकर है जो कपड़े वाले, उनका एक ग्रुप होता है कि भाई कपड़े की कीमत नहीं गिरनी चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान की जो कंपनी है बनाने वाले या जो शिल्पी हैं, उनका एक ग्रुप होता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कीमत लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, मार्केट में पॉपुलर रहनी चाहिए, इसीलिए हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आसपास अपने घरों में यूज कर रहे हैं।
कोई जो है कि अगर मान लीजिए मिट्टी के बर्तन का काम कर रहा है या मिट्टी का काम कर रहा है, कोई उससे वस्तु बना रहा है, टेराकोटा कह सकते हैं, तो देखेंगे कि इनका भी एक ग्रुप होता है, श्रेणी होती है, शिल्प होते हैं जो अपना एक यूनियन बना के रखते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग श्रेणियों का विकास हुआ और व्यापारिक गतिविधियां तीव्र हो गईं और ये श्रेणियां अब बैंकिंग का कार्य करने लगीं। यानी इनके पास इतना पैसा होने लगा, इतना मुद्रा होने लगी कि ये ज़रूरतमंद लोगों को लोन देने लगीं, ब्याज पर पैसा देना शुरू कर दिया, इन्होंने सूदखोरी करना शुरू कर दिया। और यहीं पे मुद्रा अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है। चांदी निर्मित मुद्रा को आहत मुद्रा कहते हैं, यानी कि पंच मार्क्ड कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कासारपण को हम लोग आहत मुद्रा कहते हैं। आहत मतलब उस सिक्के पर चोट पहुंचाई जाती है, एक पंच किया जाता है, मार्क लगाया जाता है, और इन्हीं सिक्कों का जो निर्माण होता था मुख्य रूप से चांदी द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा होता है? चांदी द्वारा। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि लोहे की जो क्रांतिकारी भूमिका है वो भी आर्थिक, मैं क्यों इसको सीक्वेंस के साथ आपको बता रहा हूँ और क्यों आपको इस चीज़ को बैठाना चाहिए अपने दिमाग में कि महाजनपद काल यूं ही नहीं महाजनपद कहलाने लगा, यूं ही नहीं जो है कि मगध का साम्राज्य उदय हो गया। वहाँ पे छोटी सी धातु लोहे का इतना प्रमुख रूप से विकास देखने को मिला। और फिर इसी के साथ आप देखेंगे कि द्वितीय नगरीकरण का दौर प्रारंभ हो गया। और पहला नगरीकरण का दौर कौन था? हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता, जहां पर कृषि कार्य के अलावा जो गैर कृषि कार्य हो रहे थे, नगरीकरण का विकास, शिल्पियों और संगठनों का विकास हो रहा था। इस तरीके से जो पहली सभ्यता थी हड़प्पा, जो नगरीकृत थी, उसी से संबंधित सभी लक्षण हमें दूसरी नगरीकरण सभ्यता में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग महाजनपद काल में देखते हैं। तो अब आप लोगों को आर्थिक जो क्षेत्र में लोहे की क्रांतिकारी भूमिका समझ में आई होगी। और अब हम देखेंगे राजनीति के क्षेत्र में, तो लौह युद्ध अस्त्रों से किंग की पावर बढ़ी। यानी जो राजा पहले लकड़ी के हथियार से या पत्थर के हथियार से खेल रहा था या युद्ध लड़ रहा था, अब उसके लोहे के हथियार जैसे भाला हो गया, तलवार हो गई, सुरक्षा कवच हो गया, इस तरीके की चीज़ों का विकास होने लगा। और लोहा एक मजबूत धातु है जिसके हथियार बहुत ही शार्प, बहुत ही नुकीले और बहुत ही यूजफुल होते थे। मैं अगर आपको दो चीज़ें दे दूं आपके हाथ में, एक दे दूं प्लास्टिक की बंदूक और एक दे दूं ओरिजिनल बंदूक, तो अब बताइए आपकी ताकत किससे बढ़ेगी? प्लास्टिक की बंदूक से कोई नहीं डरेगा, शायद एक छोटा बच्चा तो डर जाएगा, लेकिन एक समझदार व्यक्ति जो आपकी उम्र का होगा या आपसे बड़ा होगा वो प्लास्टिक की बंदूक से नहीं डरेगा। लेकिन ओरिजिनल बंदूक से बड़ा आदमी भी डरेगा, आपकी उम्र का भी व्यक्ति डरेगा और बच्चा भी डरेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ओरिजिनल बंदूक ज़्यादा जो है कि खतरनाक है। सेम उसी तरीके से राजा के पास जो लकड़ी के हथियार थे, पत्थर के हथियार थे, तो उस समय राजा से कोई नहीं डरता था कि भाई तुम्हारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं जिससे तुम हमें मौत के घाट उतार सको। लेकिन अब लोहे के हथियार हैं, तलवार है, भाला है, अस्त्र हैं, प्रक्षेपास्त्र हैं, ये सभी चीज़ें जो इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि लोहे से व्यक्ति की मृत्यु भी हो रही थी। तो इससे क्या हुआ? राजा की पावर बढ़ी। वहीं कृषि के प्रोडक्शन अधिक होने से राजा की आय में भी तो वृद्धि होगी। जितना अधिक कृषि का प्रोडक्शन होगा, राजा उतना ही अधिक टैक्स लेगा प्रोडक्शन का, और उस टैक्स को क्या करता था? प्रोडक्शन का लगभग 1/6 हिस्सा किंग को जाता था। यानी अगर आपने 6 रोटी का उत्पादन किया है तो 6 में से 1 रोटी राजा को जाएगी। या यूँ कहें कि अगर आपने 6 किलो गेहूं पैदा किया है तो 1 किलो गेहूं राजा को जाएगा, और जिससे राजा का सठ भागी कहा जाता था। यानी सठ मतलब होता छठा हिस्सा राजा के रूप में जाना जाता था। और इस तरीके से जब राजकोष में वृद्धि होने लगी, तो जिस प्रकार से मध्यकालीन इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कोष के माध्यम से, राजकोषीय धन के माध्यम से नगद सेना रखी थी, किसी पर निर्भर नहीं था, वो नगद सेना रखता था साम्राज्य विस्तार के लिए। उसी तरीके से हमारे महाजनपद काल में भी जब राजाओं के पास राजकोष की वृद्धि हुई तो राजा ने नियमित सेना रखना शुरू कर दिया। आज हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, लगभग 14 लाख सेनाओं की। अगर हम उस 14 लाख सेनाओं को नियमित वेतन दे रहे हैं, रेगुलर उनकी सैलरी जा रही है, सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है, उनके परिवार, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया जा रहा है, तभी तो आज हमारे भारत के पास एक नियमित और स्थायी सेना है। अगर हम कहते कि भाई हम तुम्हें गेहूं वगैरह दे दिया करेंगे, हम तुम्हें नियमित वेतन नहीं दे पाएंगे, हर महीने वेतन नहीं दे पाएंगे, तो शायद हमारी जो इतनी बड़ी आर्मी सेना है वो बहुत पहले ही बिखर जाती। तो क्या हमारा भारत एक नियमित सेना को रख पाता? नहीं रख पाता।
इसी तरीके से राजा भी नियमित सेना रखने के लिए नगद वेतन, राजकोष की वृद्धि करेगा, तभी तो नियमित सेना रखेगा। और अब नौकरशाही वेतन भोगी हो गई, यानी जो नौकरशाही थी, जो ब्यूरोक्रेट थे, वो भी वेतन भोगी हो गए, जो रक्त संबंधों से पृथक थे। अतः राजा क्या हो गया, निरंकुश होने लगा, राजा की शक्तियां बढ़ने लगीं। और अब इसी तरीके से सामाजिक क्षेत्र में आप परिवर्तन देखेंगे इसका, तो लौह प्रयोग से वर्ण व्यवस्था में भी जटिलता आई और तनाव बढ़ने लगा, ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष बढ़ने लगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ये एक लाइन नहीं समझी, भले एक लाइन लिखी हुई है, आगे भी देख लीजिए, बिकॉज लॉ युद्ध अस्त्रों से किंग की पावर बढ़ती है और वह वर्ण व्यवस्था में सेकंड पोजीशन पे असंतुष्ट था। अगर ये एक लाइन आपने पूरी समझ ली तो आप समझ लोगे कि क्यों बौद्ध धर्म को सबसे अधिक जो संरक्षण मिल रहा था वो ब्राह्मणों का नहीं बल्कि क्षत्रिय राजाओं का संरक्षण मिल रहा था। आप देख लीजिए, उदयन को देख लीजिए, या आप चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, बृहदत्त को देख लीजिए, आप बिंदुसार को देखिए, जितने भी आप राजा देखेंगे दोस्तों, उसमें आप कहीं ना कहीं राजाओं को ही देखेंगे कि उन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, ब्राह्मणों ने नहीं किया। तो इसके पीछे ये जो पॉइंट है समझना है। कारण क्या था, महाजनपद काल से पहले जो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक समाज था हमारा, जिसमें ब्राह्मण धर्म का जो है कि बोलबाला हुआ करता था, यज्ञ पूजा पाठ पे ज़्यादा बल देता था, यज्ञ को कर्मकांड कर दिया गया एक तरीके से। तो ब्राह्मण अपनी स्थिति समाज में पहले नंबर पे देखता था और जो राजा होता था वो सेकंड नंबर पे होता था, या क्षत्रिय। लेकिन लोहे के विकास होने के साथ ही, जब लोहे का विकास हुआ, राजा की शक्तियाँ बढ़ी, तो राजा ने कहा कि आप ब्राह्मण होकर केवल हमें ज्ञान देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं और हमारे लिए पूजा पाठ या यज्ञ की आहुति करते हैं, लेकिन पूरे समाज की, पूरे देश की, पूरे नागरिकों की रक्षा तो हम करते हैं, अपने प्राणों की आहुति भी देते हैं। अगर हमें अपना पड़ोसी राज्य का विस्तार करना है, साम्राज्य विस्तार करना है, पड़ोसी राज्य से युद्ध करना है, तो हम क्षत्रिय लोगों को अपना खून बहाना पड़ता है, अपनी मौत को भी देना पड़ता है। यानी हम अपने जीवन की बलिदान करते हुए समाज का रक्षा कर रहे हैं, समाज की सुरक्षा कर रहे हैं, नागरिकों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो बड़ा तो हमें होना चाहिए था, यानी सबसे अधिक शक्तिशाली तो हमें होना चाहिए था ना। आप तो केवल बस शिक्षा दे रहे हैं, आप गुरु की भूमिका में हैं, आप यज्ञ कराते हैं, आप पूजा पाठ कराते हैं, आप हमारे धार्मिक कार्यों को संपन्न करते हैं। बाकी आप सुरक्षा के रूप में समाज और नागरिकों को सुरक्षा पैदा नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। सुरक्षा तो हम क्षत्रिय लोग अपनी जान पर खेल के उनको सुरक्षा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक स्थिति से असंतुष्ट था क्षत्रिय व्यक्ति, कह रहा था कि भाई मैं सेकंड नंबर पे नहीं रहूँगा, मैं फर्स्ट नंबर पे रहूँगा। और यहाँ से ब्राह्मण और क्षत्रियों का संघर्ष बढ़ गया। अब आप देख सकते हैं कि राजा और सेनाओं का संघर्ष क्यों बढ़ा, क्योंकि लोहे की भूमिका से कहीं ना कहीं उनके पास शक्तियों का विस्तार हुआ, शक्ति बढ़ी। तो उन्होंने ब्राह्मण को ही चुनौती दे दी कि आप पहली पदवी पे नहीं रहोगे, पहले हम आएंगे, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नंबर 1 पे रहेगा और ब्राह्मण सेकंड नंबर पे रहेगा। और यही कारण था कि जब ब्राह्मणों ने कहा कि क्षत्रिय लोग अपने धर्म का पतन कर रहे हैं, या यूँ कहे कि वो अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं और ब्राह्मणों से संघर्ष कर रहे हैं, यह किसी भी समाज के लिए पतितकारी माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो राजाओं ने क्या किया, ब्राह्मण या हिंदू धर्म को छोड़ दिया और सीधे सीधे बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म गुरुओं को क्या किया, सम्मान दिया, अपनी सभाओं में बैठाया, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की, उनके लिए विहार बनवाया और उन लोगों ने राजाओं को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। तो इसीलिए बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो राजाओं के बीच ज़्यादा था, ब्राह्मणों के बीच नहीं, क्योंकि ब्राह्मण धर्म को तो ऑलरेडी चुनौती मिलनी शुरू हो चुकी थी बौद्ध धर्म से। तो अब ये आगे कहानी में बताऊंगा आपको बौद्ध धर्म में, बहुत ही अच्छे से दोस्तों समझाऊंगा मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री, कि आप लोगों को पूरी स्टोरी कहानी के फ्रेम में समझ में आएगी। आगे देखते हैं। सेम इसी तरीके से वैश्य वर्ग भी ब्राह्मण से असंतुष्ट था। क्यों? क्योंकि वैश्य भी अपनी दशा से असंतुष्ट था, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के तहत आर्थिक गतिविधि में कर्ज या ब्याज प्रक्रिया को पाप बताते थे। भाई वैश्य व्यापारी वर्ग है, व्यापारी अपने पैसे को कैसे बढ़ाएगा? या तो वो बिजनेस करेगा, वस्तु बेचेगा, या फिर अगर वो किसी को लोन दे रहा है तो फ्री में तो नहीं देगा। वो तो ये कहता था कि सर आप जो है कि मुझसे लोन ले रहे हो तो आप मुझे 1 साल बाद दोगे, तो आपने अगर 10,000 रुपये लिए तो बदले में आप मुझे 11,000 रुपये दो।
1,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में दो। और ब्राह्मण धर्म कहता था कि यही 1,000 रुपये आप जो एक्स्ट्रा ब्याज लेते हो, कर्ज लेते हो, ये पाप होता है, ये हमारे हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज में पाप माना जाता है। तो वैश्य बेचारा कहता था, एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, बदले में आप लोगों 1 साल बाद मुझे पैसा दोगे, उसमें भी मैं आपके घर 10 बार जाऊँगा कि भाई मेरा पैसा रिटर्न करो, और मैं इतना प्रॉफिट भी ना कमाऊँ, तो फिर तो मेरा धंधा चल चुका, मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। भाई मेरा बिजनेस ही है कि पैसे से पैसा कमाना, तो जब तक मैं उस पर ब्याज नहीं लूँगा, मैं उस पर सूद नहीं लूँगा, तो मेरी वृद्धि कहाँ से होगी? 10,000 रुपये तो मुझे फिर 1 साल बाद 10,000 रुपये मिल रहा है। तो वैश्य भी इस पद्धति से नाराज़ था। इसीलिए आप देखेंगे कि वैश्यों की जो नाराज़गी थी वो भी बौद्ध धर्म में ख़त्म हो गई, क्योंकि बौद्ध धर्म के अधिकतर जो है कि जो भिक्षु थे या भिक्षुणी थे, उनको बहुत सारे व्यापारियों ने क्या किया, बहुत सारे गांव दान में दे दिए, बहुत सारा धन उन्हें समर्पित किया बौद्ध धर्म गुरुओं को, क्योंकि वैश्य व्यक्ति उनसे खुश हुआ, क्योंकि उन्होंने, बौद्ध धर्म ने क्या किया, वैश्य वर्ग के द्वारा किए जा रहे इस कार्य को पाप की श्रेणी में नहीं रखा, बल्कि उनके कर्तव्य की श्रेणी में रखा। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। और अब हम पढ़ेंगे लोहे की भूमिका से निकलकर महाजनपद काल को, एक शॉर्ट में पढ़ेंगे जहाँ से सारी चीज़ों को समझेंगे। जैसे 6ठी शताब्दी BC में पहली बार भूमि माप प्रणाली शुरू हुई। क्यों हुई भाई? क्योंकि भूमि माप प्रणाली जो शुरू हुई, जिसकी इकाई क्या थी, निवर्तन। अब आपसे ये पूछा जाता है कि निवर्तन क्या है। ये आपके UPPCS 2024 के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, UP RO 2023 के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द निवर्तन। तो निवर्तन भूमि माप की एक प्रणाली थी, और यहाँ पे जो टैक्स होता था वो 1/6, यानी राजा का सटकी भाग जिसको कहा जाता था, सट भागी, यानी राजा के पास कोष की वृद्धि हो रही है। और इसीलिए पहली बार स्थायी सेना का प्रमाण देखने को मिलता है। जिस तरीके से मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी के समय हमें स्थायी सेना देखने को मिली, उसी प्रकार से महाजनपद काल में भी स्थायी सेना देखने को मिली। और रक्त संबंधों से अलग हटके नौकरशाही देखने को मिली, जो नौकरशाही ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक पीरियड में रक्त संबंधी थी। यानी अगर मैं DM बन गया तो मैंने क्या किया, अपने भतीजों को, अपने चाचा को या अपने छोटे भाई को ही उसी DM के आसपास काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर दिया। तो कहीं ना कहीं वंशानुगत पद्धति चल रही थी, पारिवारिक पद्धति चल रही थी। लेकिन हुआ क्या, महाजनपद काल में नौकरशाही रक्त संबंध से अलग हो गई, यानी जो व्यक्ति योग्य है उसे ब्यूरोक्रेट्स बनाया जाता था, और राजकीय मुहर और लेखन प्रणाली का विकास भी यहाँ पर होने लगा। इसीलिए मैंने जब पहली क्लास में पढ़ाया था आपको कि इतिहास का वर्गीकरण जब कर रहा था, तो जो ऐतिहासिक पीरियड था उसमें महाजनपद की शुरुआत करते हैं हम, क्योंकि यहाँ लेखी और जो लिपि थी और लेखन प्रणाली का विकास हुआ। यहाँ की लिपि और लेखन प्रणाली को पढ़ा भी जा सकता था, समझा भी जा सकता था, उसका अर्थ भी निकाला जा सकता था। इसीलिए हमने इस चीज़ को पढ़ा था। और पहली बार धान रुपाई पद्धति एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आई, और मुद्रा के रूप में जो आहत सिक्के होते थे दोस्तों, वो सभी चांदी के निर्मित होते थे। ये सारी चीज़ें हमने ऊपर डिटेल से पढ़ लिया है, बस छोटे से शॉर्ट में हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। और साथ ही साथ श्रेणियों या संगठनों का विकास हुआ, और ये श्रेणियाँ शिल्पों के संगठन के रूप में कार्य करती थी, जिनके प्रमुख को क्या कहा जाता था, श्रेष्ठी कहा जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, जो इनके अध्यक्ष होते थे, शिल्पियों के संगठन जो होते थे, जैसे मान लीजिए कपड़ा अध्यक्ष हो गया कोई कपड़ा शिल्पी का, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अध्यक्ष हो गए, या मोबाइल गैजेट्स के अध्यक्ष हो गए, तो इन अध्यक्षों को या इनको प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता था। और ये जो शिल्पियाँ थीं, ये मुद्रा भी जारी करती थीं, ये कानून भी बनाती थीं, इनको इसका भी अधिकार था, और राज्य इनको मान्यता भी देता था। अब यहाँ से इस लाइन से RO के प्रीलिम्स और साथ ही साथ मेंस के प्रश्नों में पूछा गया प्रीवियस ईयर पेपर में कि क्या श्रेणियों या शिल्पियों के पास मुद्रा जारी करने का अधिकार था, कानून बनाने का अधिकार था, क्या राज्य के द्वारा इनको मान्यता थी इनके द्वारा बनाए गए कानून और मुद्रा के लिए? तो बिल्कुल तीनों बातें यहाँ पर सही हैं, और इस लाइन से प्रश्न बना है, मैं आपको दिखाऊंगा। श्रेणियों को अपने सदस्यों के पारिवारिक मामलों में न्यायिक निर्णय करने का अधिकार था। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, यानी यहाँ पर ये राजा से भी ऊपर निकल जाते हैं। न्याय करने का काम किसका होता है? राजा का होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो श्रेणियाँ हैं, जो उनसे संबंधित सदस्य हैं, श्रेणियों के सदस्य हैं, जिस विभाग के वो लोग हैं श्रेणी, उनके पारिवारिक मामलों में न्यायिक निर्णय भी ये लोग दे सकते हैं। राजा की भी ज़रूरत नहीं है, न्यायिक निर्णय ये लोग अपने सदस्यों के लिए खुद दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राजा भी इनसे छोटा हो गया, क्योंकि श्रेणियाँ इतनी शक्तिशाली हो गई। और ये शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करते थे, व्यावसायिक शिक्षा भी ये प्रदान करते हैं, वोकेशनल एजुकेशन, जिससे लोग गैर कृषि कार्यों का विकास कर सकें।
और अब यहीं से आप देखेंगे कि महाजनपद काल में पहली बार आर्थिक कार्यों में दासों का प्रयोग शुरू हुआ। अब आप कहेंगे सर ये पहली बार कैसे हुआ, इससे पहले भी तो हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा, ऋग्वैदिक सभ्यता में पढ़ा। जी बिल्कुल पढ़ा, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आर्थिक कार्यों में हो रहा है, घरेलू कार्यों में नहीं, इस पे ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड में, हड़प्पा पीरियड में हम लोगों ने घरेलू कार्यों में देखा कि जो घर के नौकर होते हैं उनको दास कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आप खेती करो, आप किसानी करो, आप जो है कि खेतों की फसल को काटिए, उसमें पैदावार करिए, आप गैर कृषि कार्य करिए, अर्थात यहाँ पर अब दास पहली बार महाजनपद के काल में आर्थिक कार्यों में शामिल हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और अस्पृश्यता का विकास हुआ, यहीं से अस्पृश्यता का विकास हुआ और लौह प्रयोग ने नवीन धर्मों, अब ये जो नवीन धर्म थे स्पेशली बौद्ध धर्म को टारगेट करते हुए लिख रहा है कि इसके उदय को प्रोत्साहित किया। और कैसे प्रयोग किया, कैसे प्रोत्साहित किया, अभी मैंने आपको पिछले 10 से 15 मिनट के लेक्चर में बताया भी है। और यहीं पे बौद्ध धर्म जो कि अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में इसकी जानकारी भी मिलती है। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि महाजनपद की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ और किस जैन धर्म में, मतलब जैन धर्म के ग्रंथ में मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय था और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र था, जिसमें यह जानकारी हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं यहीं पे वज्जी एवं मल्ल। वज्जी एवं मल्ल, मल्ल मतलब क्या होता है दोस्तों, कुशीनारा। ये वही मल्ल है जहां महात्मा बुद्ध जी का परिनिर्वाण हुआ था। लेटी हुई अवस्था में, परिनिर्वाण की अवस्था में एक मंदिर बनाया गया, उनका स्तूप बनाया गया। आप लोग उसे देख सकते हैं, मैंने तो पर्सनली वहाँ पे विजिट किया, देखा है, बहुत अच्छा है वो। वज्जी एवं मल्ल यानी कुशीनारा में, कुशीनारा का मतलब जो वर्तमान का कुशीनगर का क्षेत्र है, देवरिया कुशीनगर गोरखपुर के क्षेत्र को कहा जाता था। यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म देखने को मिलती थी सरकार का, यानी यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और अन्य महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और एकमात्र नर्मदा नदी के तट पर अस्मक हुआ करता था, जिसकी राजधानी पोतन होती थी, जो दक्षिण भारत का महाजनपद था। मुख्यतः 15 महाजनपद उत्तर भारत में देखने को मिले। एकमात्र अस्मक जिसकी राजधानी पोतन या पोटल होती थी, वो नर्मदा नदी पर दक्षिण भारत में देखने को मिला। और इस काल में 6 महानगरों की सूचना हमें देखने को मिलती है, जैसे चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी, साकेत। और मैं आपको बता दूं कि 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद तो यूपी के अंतर्गत आते हैं। फिर चाहे वो कुरु हो या फिर आपका काशी हो या आपका श्रावस्ती हो, ओके। और कौशाम्बी भी आप उसमें देख सकते हो, अहिछत्र देख सकते हो, काम्पिल्य देख सकते हो। इस प्रकार के 8 महाजनपद आपके यूपी में हैं। तो सोचिए यूपी पीसीएस 2024, यूपी आरओ 2023 के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको उन 8 महाजनपदों की राजधानी और वहाँ पे जो है कि जो भी महत्वपूर्ण गतिविधि हुई हो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इसी के आगे हम यहाँ पे समझेंगे कि इस काल में पहली बार विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम, जिसको हम दारा कहते हैं, उसके द्वारा किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत पर पहली बार विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो ईरान के एक शासक थे हखमनी वंश के, जिनको डेरियस प्रथम या दारा के नाम से जानते हैं। और यह आक्रमण आपको देखने को मिलेगा महाजनपद काल में। वो महाजनपद काल कौन सा, जब आप हर्यक वंश के शासक को देख रहे होंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानी शासक एक था सिकंदर। तो पहला जो आक्रमण हुआ विदेशी वो ईरानी था, यानी हखमनी वंश के शासक के द्वारा, और दूसरा यूनानी शासक के द्वारा किया गया। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जनरली पहला आक्रमण सिकंदर का मान लेते हैं, जो कि गलत है। पहला आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था विदेशी रूप में, और दूसरा यूनानी के रूप में किया गया था। अस्मक पर अटैक किया था इसने, सिकंदर के द्वारा अस्मक पे अटैक किया गया था, जो कि नॉर्थ वेस्ट में था, यानी उत्तर पश्चिम में, जिसकी राजधानी मशक थी। ये एक महाजनपद हुआ करता था। युद्ध में सभी पुरुषों को उसने मार गिराया और स्त्रियों ने भी जब युद्ध किया तो उन्हें भी मार डाला। यानी सिकंदर ने स्त्री और पुरुष किसी में कोई भेद नहीं किया। और होना भी चाहिए यही कि जब आप वॉर में हो तो युद्ध यानी वॉर में कोई भी जो है कि आप कोई भी बायसनेस को मत देखिए। बस वॉर का मतलब होता है वॉर, आपकी चाहे वो पढ़ाई हो तो आप उसमें भी पूरा एक युद्ध की स्थिति में है और वहाँ जीतना ही एक अंतिम लक्ष्य होता है। तो सिकंदर ने भी वही किया। और प्लूटार्क ने उसकी कीर्ति पर इसे एक धब्बा बताया। क्यों बताया, जिस तरीके से सिकंदर विश्व विजय के अभियान को लेकर आगे चल रहा था, तो शायद भारत में ही उसने ऐसा कत्लेआम किया कि उसने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। जबकि हमारे समाज में महिलाओं को एक देवी के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है, कम से कम उसे महिलाओं को छोड़ देना चाहिए था।
लेकिन उसने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा और चिनाब नदी पर पोरस राज्य के उपलक्ष्य में एक निकैया नगर का निर्माण किया। ठीक है, यहाँ पर और घोड़े बुके फाल के सम्मान में भी एक नगर का निर्माण किया उसने। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी घोड़ा जो बुकेफाल था उसके सम्मान में एक निकैया नाम का नगर जो कि पोरस राज्य में था, चिनाब नदी के तट पर, इसका निर्माण उसने किया। तो दोस्तों आज तो हम लोगों ने पढ़ लिया महाजनपद काल को पूरी डिटेल से, और आई थिंक आप लोगों को लोहे की भूमिका समझ में आ गई होगी, जो आप यूपी पीसीएस मेंस में लिख सकते हैं, यूपीएससी मेंस में लिख सकते हैं, इवन यूपी आरओ के जो मेंस में प्रश्न आएंगे वो भी आप यहाँ से टैकल कर सकते हो आसानी से। तो मैं समझता हूँ कि आपको महाजनपद काल के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अब हम लोग कल से पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उदय, जो थोड़ा सा ही समय लेगा 10 से 5 मिनट का। फिर उसके बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे बौद्ध धर्म के विकास पे, और बौद्ध धर्म को हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे समझेंगे, नो डाउट बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरीके से सारे टॉपिक को अभी तक कवर करते हुए आ रहे हैं वैसे ही इन्हें भी करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एंशिएंट हिस्ट्री के साथ ही अब हम लोग पैरेलल बायोलॉजी की क्लास उठाएंगे, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और साइंस सेगमेंट अक्सर जो है कि छूट जाते हैं कई लोगों के। तो हम लोग इतिहास राजनीति विज्ञान तो पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन साइंस जैसे टेक्निकल शब्द छूट जाते हैं, तो हम लोग उसे भी अब साथ में टॉपर्स कॉपी से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।